हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ केयर यूनिट से, जिसका नाम है एंड ऑफ लाइफ केयर। ओके, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो काफ़ी ओल्ड एज होते हैं, या फिर कभी कोई क्रोनिक डिजीज से सफ़र करते हैं, या फिर पेशेंट को कैंसर का फोर्थ स्टेज पर है, जिनको हम हॉस्पाइस केयर पे रखते हैं या फिर पैलिएटिव केयर पे रखते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि वो पेशेंट जिनका डेथ अभी प्रिडिक्टेबल है, जिनका डेथ अभी नियर है, तो हम उन पेशेंट्स को कैसे केयर करेंगे? कैसे हम उनकी डिग्निटी को मेंटेन करेंगे? क्या उनकी स्पेशल नीड्स होती है जो हमको एज़ अ नर्स फुलफिल करना ज़रूरी है? एंड क्या इनके हिसाब से इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्यों ये पोर्शन हमें समझना ज़रूरी है? क्या हम कैसे इमोशनल केयर देंगे? इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे साइको सोशल इंटीग्रिटी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बीइंग ए नर्स आप कैसे इनके इमोशन नीड को डील करेंगे, कैसे इनको फिजिकल नीड को कैसे डील करेंगे, एंड क्या स्पेशल मेथड या फिर क्या स्पेशल ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हम पेशेंट्स पे देखते हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके अंदर हम पेशेंट की कंफर्ट एंड डिग्निटी को प्रायोरिटी पे रखेंगे। नेक्स्ट, यू शुड नो कि क्या फिजिकल, क्या इमोशनल एंड क्या साइको सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड्स इन पेशेंट्स की होती है, यार हम कैसे इनको फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रीफ। ओके, ग्रीफ, जैसे आपको पता है कि अगर कोई पेशेंट है जिनके जिनकी जिनके डेथ इज गोइंग टू हैपन अबाउट 5 मंथ्स, देन पेशेंट भी ग्रीफ में होगा और फैमिली मेंबर्स भी ग्रीफ में होंगे, और हम कैसे इनको मैनेज कर सकते हैं? कैसे हम पेशेंट की ऑटोनॉमी एंड कैसे हम लीगल डिसीजंस में हम पेशेंट को बता सकते हैं कि कौन लीगल डिसीजन लेगा पेशेंट के, अगर पेशेंट ना ले पाए तो। ओके, अंडरस्टैंड कि एंड ऑफ लाइफ केयर में देयर इज टू थिंग्स। पहला, कि पैलिएटिव केयर क्या होता है एंड हॉस्पाइस केयर क्या होता है। अंडरस्टैंड, ये दोनों केयर डिफरेंट केयर होते हैं, दोनों सेम नहीं होते हैं। एनक्लेक्स में ये टॉपिक आपसे बहुत बार पूछा जाता है और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पाइस केयर सेम होता है, पर अंडरस्टैंड, पैलिएटिव केयर हॉस्पाइस केयर सेम नहीं होता है। पैलिएटिव केयर का मतलब ये है कि हम किसी भी स्टेज ऑफ इलनेस में हम पैलिएटिव केयर ले सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है जो थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर है पेशेंट को, एंड अब इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट को हम पैलिएटिव केयर पे रखेंगे। ओके, एंड हम पेशेंट को क्यूरेटिव केयर देंगे, जिसके अंदर हम पेशेंट को डीप बल्किंग सर्जरीज कर सकते हैं, हम पेशेंट को पेन रिलीफ पे दे सकते हैं। वहीं पे हॉस्पाइस केयर का मतलब ये होता है कि पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, इसके अंदर पेशेंट की डेथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी से लेस देन 6 मंथ है। ओके, नेक्स्ट, हम पेशेंट के सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट पे ध्यान रखते हैं, पेशेंट के कंफर्ट केयर पे हम प्रायोरिटी देते हैं इन हॉस्पाइस केयर। नेक्स्ट, ये मेडिकल केयर हॉस्पाइस बेनिफिट के अंदर आता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पाइस केयर इज दिस, कि पैलिएटिव केयर इलनेस के किसी भी टाइम भी हम दे सकते हैं। पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, अगर उस बीमारी का ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, तो हम पेशेंट को पैलिएटिव केयर पे रखेंगे और हम पेशेंट को क्यूरेटिव केयर देते हैं। वहीं पे हॉस्पाइस केयर के अंदर हम पेशेंट को हॉस्पाइस केयर के अंदर हम पेशेंट की डेथ इन लेस देन 6 मंथ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पेशेंट की लेस देन 6 मंथ है। नेक्स्ट, इसके अंदर हम पेशेंट को कंफर्ट केयर देते हैं। ओके, next is, what is a legal and ethical principle? Understand, every patient in place, every patient जो हॉस्पिटल के अंदर है उसके पास लीगल एंड एथिकल राइट्स हैं, एंड एज अ नर्स इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम पेशेंट्स की लीगल एंड एथिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। फर्स्ट इज एडवांस डायरेक्टिव। एडवांस डायरेक्टिव मतलब कि पेशेंट एडवांस में ही अपने डायरेक्शंस बता के गया है आपको, कि पेशेंट आगे चल के जब पेशेंट खुद डिसीजन नहीं ले सकता है, तो वो डिसीजन पेशेंट के बिहाफ पे कौन लेगा एंड पेशेंट क्या चाहता है, इट इज नोन एज एडवांस डायरेक्टिव। इसके अंदर द लिविंग विल,
ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। नेक्स्ट, डीएनआर ऑर्डर, डू नॉट रिससिटेट एंड मस्ट बी ऑनर्ड। अगर पेशेंट आपको कहता है कि अगर मैं कभी ब्रेथलेसनेस या फिर पल्सलेसनेस हो जाऊं तो मुझे रिससिटेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे सीपीआर प्रोवाइड नहीं करना है, मुझे वेंटिलेटर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करना है। बट अगर पेशेंट की लाइफ अगर ऑक्सीजन देके सेव हो सकती है, आईवी फ्लूइड्स देकर सेव हो सकती है तो हम वो देंगे। बट अंडरस्टैंड, डीएनआर ऑर्डर कब अप्लाई होता है? जब पेशेंट ब्रेथलेसनेस एंड पल्सलेसनेस होता है और पेशेंट को हम रिससिटेट यानी कि सीपीआर और वेंटिलेटर केयर नहीं देते हैं। ओके। नेक्स्ट, पेशेंट ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या मतलब होता है? ऑटोनॉमस मतलब कि क्या पेशेंट की राइट्स हैं खुद के, पेशेंट क्या चाहता है, पेशेंट क्या नहीं चाहता है। नर्स मस्ट एडवोकेट फॉर द पेशेंट विशेस। एज अ नर्स इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पेशेंट को बताओ कि पेशेंट के पास राइट ऑफ ऑटोनॉमी है, पेशेंट अपना डिसीजन खुद मेक कर सकता है अगर पेशेंट कॉम्पिटेंट इनफ है अपना डिसीजन लेने के लिए तो। नेक्स्ट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एंड ऑफ लाइफ केयर। एज ए नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अगर पेशेंट एंड ऑफ लाइफ केयर पे आता है? तो फर्स्ट इज योर फिजिकल केयर। अंडरस्टैंड, पेन इज योर प्रायोरिटी ओवर इन योर हॉस्पिस केयर। अगर पेन एंड सिक्रेशंस मैनेजमेंट इज योर प्रायोरिटी। नेक्स्ट, hygiene and reposition every 2 hourly। इन एनी केस रिपोजिशन हमेशा एवरी 2 आवर करते हैं। नेक्स्ट, इमोशनल सपोर्ट, सपोर्ट द पेशेंट्स, सपोर्ट द फैमिली एंड ऑफर स्पिरिचुअल नीड। नेक्स्ट, थेरापेटिक कम्युनिकेशन, आपको एम्पैथिक रहना है, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है पेशेंट के साथ, आपको पेशेंट को झूठ नहीं बोलना है, आपको पेशेंट को सच बताना है, पर पेशेंट के साथ एम्पैथेटिक रहना है। एम्पैथेटिक का मतलब ये है कि आप पेशेंट की फीलिंग्स को समझ रहे हो, आप पेशेंट के फीलिंग को एक्नॉलेज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर कल्चरल कंसिडरेशन। अंडरस्टैंड, आपके हॉस्पिटल में ही बहुत सारे कल्चर, अलग अलग कल्चर के लोग आएंगे, कुछ क्रिश्चियन हो सकते हैं, कुछ मुस्लिम्स हो सकते हैं, कुछ हिंदूज़ हो सकते हैं। तो एज़ अ नर्स आप उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करोगे। अगर उनके कल्चर में ये है कि डेथ के दौरान हम पेशेंट के बेड साइड पे कप ऑफ वाटर रखते हैं, तो आपको ये चीज़ फॉलो करना है। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट कल्चर एंड फैमिली प्रेफरेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट, अगर फैमिली एंड ऑफ लाइफ केयर में इन्वॉल्व होना चाहती है तो इन्वॉल्व करो। नेक्स्ट, यूज इंटरप्रेटर एज नीडेड। अगर आपके पेशेंट्स के रिलीजन के बारे में या फिर आपको पेशेंट की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, फिर फैमिली मेंबर की लोग लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो हम इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ऑलवेज आस्क, डू नॉट assume any concept practices। ओके, अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको ये चीजें ओपनली पेशेंट से पूछना है कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो। अगर आपको कोई पेशेंट ऐसा दिखे जो बुरके में है, कोई फीमेल पेशेंट, आप अज्यूम नहीं कर लोगे कि वो मुस्लिम है। आप पहले पूछोगे कि आप किस कल्चर को फॉलो करते हो, क्या आपके कल्चर में राइट्स हैं। विदाउट knowing the culture, आप never assume in NPLEX is the rule, is a mandatory golden rule in NPLEX। नेक्स्ट, साइन ऑफ इमिटेंट डेथ। किसे पता चलेगा पेशेंट की डेथ हो गई? जरूरी है कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा पेशेंट डेथ, बट अंडरस्टैंड, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, मोल्टेड स्किन, इंक्रीज्ड स्लीप, डिक्रीज्ड इनटेक, नॉइजी ब्रेथ, चाइन स्ट्रोक ब्रेथ। इसको एंड एंड ब्रीदिंग भी कहा जाता है। चाइन स्कोप ब्रीदिंग, चाइन स्कोप ब्रीदिंग इज लाइक इनिशियली पेशेंट का पहले ब्रेथ बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, देन देर विल बी अ एपनिया, देन धीरे धीरे ग्रेजुअली पेशेंट का ब्रेथ इंक्रीज होगा, देन देर विल बी अ पॉइंट ऑफ एपनी। ये सारी के सारे साइन है लो यूरिन आउटपुट की पेशेंट के नियर अबाउट है। स्किन ठंडी एंड increased sleep, decreased food intake, noisy breath, and giant scope breathing, and low urine output. Next, oh, let's understand everything in short कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एज अ नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ऑफ लाइफ केयर के अंदर, पेशेंट के राइट्स एंड अंडरस्टैंड
एंड ऑफ लाइफ केयर के अंदर आपको देखना है कि हम पेशेंट के कंफर्ट एंड डिग्निटी को मेंटेन करेंगे। हम पेशेंट को फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल नीड प्रोवाइड करेंगे। अगर हमें चापलिन स्पिरिचुअल नीड के लिए चापलिन की आवश्यकता पड़े, तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। फैमिली मेंबर्स को ग्रीफिंग प्रोसेस के थ्रू, जिसके अंदर आता है डागडा, DABDA, दैट इज डिनाइल, एंगर, बार्गेन, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। पेशेंट इस थ्रू प्रोसेस के थ्रू जाता है, एंड यहाँ तो रिस्पेक्ट कि हम स्मूथली ट्रांजिशन हर एक प्रोसेस में हो। नेक्स्ट, पैलिएटिव केयर, ये किसी भी स्टेज में हो सकता है। इसके अंदर हम क्यूरेटिव केयर देते हैं, जबकि हॉस्पाइस केयर सिर्फ ये अ, अगर पेशेंट की डेथ नियर अबाउट है, विद इन 6 मंथ होने वाली, तो हम पेशेंट को हॉस्पाइस केयर पे रखें। यहाँ पे कंफर्ट इज योर प्रायोरिटी, पेशेंट का पेन इज योर प्रायोरिटी। डीएनआर ऑर्डर, आपके पेशेंट को डीएनआर ऑर्डर, एडवांस डायरेक्टिव एंड पेशेंट की ऑनर ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट, अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे और मेडिकेशंस नहीं लेनी है, मैं मेडिकेशंस खा के और बीमार फील करता हूँ, हमको पेशेंट को मेडिकेशन नहीं देना, पेशेंट को पेन मेडिकेशन दोगी, मॉर्फिन दोगी। नेक्स्ट, पेन एंड सिक्रीशन मैनेजमेंट के लिए आप पेशेंट को मॉर्फिन दे सकते हो, सिक्रीशन के लिए आप पेशेंट को एट्रोपिन दे सकते हैं। हाइजीन इज अ प्रायोरिटी, पेशेंट को रिपोजिशन के ही करना है, पेशेंट को अल्सर्स नहीं होने चाहिए, बेल अल्सर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इमोशनल सपोर्ट के अंदर हम फैमिली को सपोर्टिव केयर देंगे, स्पिरिचुअल नीड देंगे, पेशेंट के साथ सिंपैथेटिक होना है, पेशेंट से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है कि आपके क्या स्पिरिचुअल नीड है, आपकी क्या इमोशनल फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट, कल्चर राइट्स को कभी अज्यूम नहीं करना है, पेशेंट की कल्चर को रिस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट इज योर सम एंड क्लिक्स क्वेश्चन, जो हम अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं। फर्स्ट इज, व्हाट शुड द नोज डू इफ नॉइजी ब्रीदिंग? अगर पेशेंट के ब्रेथ में बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, पेशेंट बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो आप क्या करोगे? सक्शन, हेड ऑफ द बेड एलिवेट करना है, या फिर आईवी फ्लूइड देना है, या फिर कॉल द फिजिशियन। जैसे कभी भी कॉल द फिजिशियन इज योर ऑलवेज लास्ट, अंडरस्टैंड? होल्ड, assess, prepare, call HCP. Call HCP is the last option. Next is your IV fluids, या फिर एलिवेट हेड ऑफ द बेड, या फिर सक्शन। अगर नॉइजी ब्रेथ आ रही है, तो सबसे पहले हम सक्शन करेंगे, ताकि कोई भी सिक्रीशन हो वो क्लियर हो जाए, नॉइज कम हो जाए ब्रेथ से।